एसपी साहिबा भिखारी बनकर उस गांव में पहुंची जहां कुंवारी लड़कियां अचानक प्रेग्नेंट हो जाती थीं। रात के ठीक 12:13 बजे जिला पुलिस मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर बने अपने ऑफिस में एएसपी अदिति राठौर अकेली बैठी थीं। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन उनके सामने रखी एक फाइल उनकी नींद उड़ा चुकी थी। फाइल के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, गोपनीय, केस नंबर 47/ काला पहाड़ गांव। पिछले 8 महीनों में उस गांव की 11 अविवाहित लड़कियां अचानक गर्भवती हो चुकी थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को कुछ याद नहीं था, ना किसी लड़के का नाम, ना किसी रिश्ते की बात, ना किसी जबरदस्ती का सबूत। और तो और हर लड़की एक ही बात बोलती थी, हमें बस रात में मंदिर की घंटियां सुनाई दी थी, उसके बाद कुछ याद नहीं। पूरा गांव इस बात को देवी का श्राप कह रहा था। लोग कहते थे, जो भी लड़की आधी रात के बाद उस पुराने मंदिर के पास जाती है वो मां बन जाती है। कई पुलिस टीम वहां जा चुकी थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि जांच बीच में ही बंद करनी पड़ी। किसी पुलिस वाले की तबीयत खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और एक इंस्पेक्टर तो रहस्यमयी तरीके से गायब ही हो गया था। लेकिन एसपी अदिति राठौर उन अफसरों में से नहीं थीं जो अंधविश्वास से डर जाइए। उन्होंने फाइल बंद की, धीरे से कुर्सी से उठी और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, या तो इस गांव में कोई बहुत बड़ा पाप छुपा है, या फिर कोई ऐसा राज जिसे बचाने के लिए लोग जान लेने पर उतारू हैं। अगली सुबह एसपी अदिति बिना किसी पुलिस फोर्स के, फटे पुराने कपड़े पहनकर, चेहरे पर मिट्टी लगाकर, एक बूढ़ी भिखारन का भेष बनाकर काला पहाड़ गांव पहुंच गईं। गांव पहाड़ों के बीच बसा था, चारों तरफ घना जंगल, टूटी सड़कें और अजीब सा सन्नाटा, जैसे उस गांव में हवा भी डरते डरते चलती हो। जैसे ही अदिति गांव में दाखिल हुईं, उन्हें महसूस हुआ कि कई निगाहें उन्हें घूर रही हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर के बाहर काले रंग का झंडा लगा था और उसके दरवाजे पर राख से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और धीरे से बोला, माई, यहां ज्यादा देर मत रुकना, यह गांव बाहर वालों को पसंद नहीं करता। अदिति ने कमजोर आवाज में पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्या है यहां? बूढ़ा आदमी कांप गया। उसने मंदिर की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। अदिति समझ चुकी थी, डर बहुत गहरा था। उस रात उन्होंने गांव के बाहर बने एक टूटे हुए झोपड़े में रहने का नाटक किया, लेकिन असल में उनकी नजर पूरे गांव पर थी। करीब रात के 1 बजे अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगीं। टन टन टन। पूरा गांव जैसे एक पल में शांत हो गया। फिर उन्होंने देखा, कुछ लोग काले कपड़ों में चुपके से मंदिर के पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रहे थे। अदिति धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो वर्षों से बंद है। लेकिन उस रात उस हवेली के अंदर रोशनी जल रही थी। अदिति टूटी खिड़की से अंदर झांकने लगी, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव की कई लड़कियां वहां बेहोशी की हालत में पड़ी थीं। उनके हाथों में इंजेक्शन के निशान थे और कुछ नकाबपोश लोग मेडिकल उपकरणों के साथ वहां मौजूद थे। यह कोई श्राप नहीं था, यह एक बहुत बड़ा अपराध था। अदिति का खून खौल उठा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनके सिर पर वार कर दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थीं। सामने कुर्सी पर बैठा था गांव का सरपंच रघुवीर सिंह, वही आदमी जो टीवी इंटरव्यू में हमेशा खुद को समाज सेवक बताता था। रघुवीर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, एसपी साहिबा, मुझे पता था कोई ना कोई पुलिस वाला जरूर आएगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि जिले की सबसे तेज अफसर खुद भिखारी बनकर आएगी। अदिति चौंक गई। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? रघुवीर हंसने लगा। इस गांव में पत्ता भी हिलता है तो खबर मुझे मिल जाती है। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें लगता है यह सब मैं मजे के लिए कर रहा हूं? अदिति गुस्से से बोली, तुम इंसान नहीं, दरिंदा हो। रघुवीर ने टेबल पर रखी फाइल उनकी तरफ फेंकी।
उस फाइल में बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों के नाम थे, विदेशी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट थे और करोड़ों रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड था। अदिति समझ गई, ये पूरा खेल इंसानी तस्करी और अवैध मेडिकल रैकेट का था। गांव की गरीब और अकेली महिलाओं को नशीली दवाइयां देकर इस्तेमाल किया जा रहा था और ऊपर से इसे श्राप का नाम देकर लोगों को डराया जा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघुवीर अचानक उनके करीब आया और बोला, जानती हो इस खेल में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अदिति ने घूर कर पूछा, किसका? रघुवीर मुस्कुराया, तुम्हारे अपने विभाग का। यह सुनते ही अदिति के होश उड़ गए। रघुवीर ने एक फोटो उनके सामने रखी। फोटो में जिले के कई बड़े अफसर उसके साथ खड़े थे। उनमें से एक चेहरा देखकर अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। वो थे डीआईजी विक्रम चौहान, वही अफसर जिन्होंने अदिति को यह केस सौंपा था। अब अदिति समझ चुकी थी क्यों हर जांच बीच में रुक जाती थी, क्यों हर पुलिस टीम फेल हो जाती थी, क्योंकि गुनहगार सिस्टम के अंदर बैठे थे। रघुवीर बोला, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से चली जाओ या फिर कल सुबह तुम्हारी लाश जंगल में मिलेगी। लेकिन रघुवीर नहीं जानता था, एसपी अदिति ने गांव आने से पहले ही एक सीक्रेट प्लान बना लिया था। उन्होंने अपनी साड़ी में एक छोटा सा ट्रैकर छुपाया हुआ था जो हर 30 मिनट में उनकी लोकेशन भेज रहा था। कबीर लगातार लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ट्रैकर का सिग्नल बंद हो गया। कबीर समझ गया, मैडम खतरे में है। उधर हवेली में रघुवीर ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे खत्म कर दो। 2 आदमी अदिति को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी। जंगल के बीच वो लोग एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, तभी धड़म! अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। कोई भागेगा नहीं, इंस्पेक्टर कबीर की आवाज जंगल में गूंज उठी। रघुवीर के आदमी इधर उधर भागने लगे। फायरिंग शुरू हो गई। बारिश, गोलियां, चीखें, पूरा जंगल युद्ध का मैदान बन चुका था। अदिति ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और एक गुंडे को जोरदार लात मारकर उसकी बंदूक छीन ली। उन्होंने लगातार 3 गोलियां चलाईं। तीनों निशाने पर लगीं। रघुवीर भागकर हवेली के अंदर छुप गया। अदिति उसके पीछे दौड़ी। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ ऊपर वाले कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही अदिति ऊपर पहुंची, उन्होंने देखा रघुवीर एक लड़की को बंदूक की नोक पर पकड़े खड़ा था। वो लड़की थी मीरा, गांव की वही लड़की जिसने सबसे पहले पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन आत्महत्या कर लेने की खबर फैल गई थी। असल में वो जिंदा थी। रघुवीर ने उसे कैद करके रखा हुआ था। मीरा रोते हुए बोली, मैडम, ये लोग गांव की लड़कियों को डराकर चुप कर देते थे। जो बोलने की कोशिश करती वो गायब हो जाती। रघुवीर चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़ी तो इसे मार दूंगा। लेकिन तभी धाएं! एक गोली चली। रघुवीर के हाथ से बंदूक गिर गई। गोली इंस्पेक्टर कबीर ने चलाई थी। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो खेल खत्म हो गया, असली खिलाड़ी अभी भी बाहर हैं। और अगले ही पल उसने अपनी जेब से जहर निकालकर निगल लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। पूरा गांव पुलिस के कब्जे में था। हवेली से मेडिकल रिकॉर्ड, नकली दस्तावेज, करोड़ों रुपए और कई बड़े लोगों के नाम मिले। अगले दिन जब यह खबर मीडिया में फैली तो पूरे राज्य में भूचाल आ गया। डीआईजी विक्रम चौहान सहित कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। जांच के दौरान हवेली के तहखाने से एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी 25 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि यह रैकेट आज का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों से चल रहा था और हर बार गांव के कुछ ताकतवर लोग मिलकर इसे छुपा देते थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, संरक्षक, लेकिन असली नाम नहीं था। सिर्फ एक निशान बना था, वही निशान जो मंदिर के दरवाजे पर राख से बना हुआ था। अदिति उस निशान को देखकर कुछ देर तक चुप रहीं, क्योंकि उन्होंने वो निशान पहले भी कहीं देखा था, अपने बचपन में, उनके पिता की पुरानी डायरी में। और तभी उन्हें एहसास हुआ, यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैले एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अदिति मंदिर के सामने खड़ी थी।
उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो। तभी मंदिर के अंदर से अचानक घंटी बजने लगी। टन टन टन। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आप देख पाएं।